चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता पटना में और हमारे आज के मेहमान हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको बहुत काम करने होते हैं दिन में और आप देख सकते हैं कि वो धूप से बिल्कुल नहीं डरते हैं। इस समय 43 डिग्री तापमान में और बिल्कुल भरी धूप में हमसे बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। ज़रूरी है राजनीति में थोड़ा थिक स्किन्ड होना। हम लोगों को हर जगह हर मौसम में काम करना है। हर मौसम पॉलिटिकल मौसम है और बिहार में तो राजनीति का ही मौसम होता है। अब बिहार में राजनीति में दिलचस्पी लोगों की बहुत रहती है, क्योंकि जितनी बार मैं बिहार आया मैंने देखा कि आप किसी को कहीं पकड़ लें तो सिर्फ ये नहीं कि चुनाव के समय उसको राजनीति का इंटरेस्ट होगा, वो आपको अच्छी थ्योरी, उसकी बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी सब समझाता है वो। हाँ नहीं, यहाँ के लोगों की खासियत है ये, दिलचस्पी है। और यहाँ देखिए, आज़ादी की लड़ाई में भी यहाँ ज़बरदस्त भागीदारी थी, पार्टिसिपेशन लोगों का। और ऐसा लगता है कि जो इतिहास है इतना पुराना, ये तो यही पावर का सेंटर था या नॉलेज का, ज्ञान का केंद्र था। तो हो सकता है कि उसका कुछ यहाँ की आबो हवा पर अब तक इम्पैक्ट और है। फिर उसको लूज कर गया, इतना डिक्लाइन क्यों हुआ? अब ये तो चक्र है, चलता रहता है। और वो चक्र बदलेगा? हाँ जरूर जरूर बदलेगा। नीतीश जी, आप ये बताएं कि अब मैंने कहा कि द होल कंट्री इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, सबकी नज़र है आप पे, और आप भी ये बात कहते हैं कि अब देश की राजनीति 2 पोल्स में होगी। ज़रा समझाएं वो बात मुझे। देखिए 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बड़ी सफलता मिली। बीजेपी को खुद उतनी सीटें मिली जितने सीटों के बारे में वो खुद नहीं सोच रहे थे। एक ऐसा माहौल बन गया, लोग उस समय चेंज चाह रहे थे और इनसे उम्मीद भी बहुत थी। आपको भी थी उम्मीद? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मेरी तो अपनी समझ थी। हम बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय तक काम करते रहे हैं अलायंस में, और उस समय का जो नेतृत्व बीजेपी का था, अटल जी का लीडरशिप, वो उनका जो अप्रोच था वो दूसरे तरह का था। वैचारिक एकता उनकी और हम लोगों की नहीं हो सकती, लेकिन उनका काम करने का तरीका या गवर्नेंस का जो उनका एक अपना सोच था वो और था, वो अलग किस्म का था। इसलिए कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन बाद में जिस ढंग से इनको सपोर्ट मिला और जिस तरह की बातों को लोगों के सामने इन्होंने रखा, मोदी जी ने, और बड़ा ही जिसको कहिए कि आक्रामक ढंग से सब बातों को उन्होंने रखा, लोगों को लगा कि नहीं, यही एक व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है। हाँ जी, इसका लाभ उनको मिला। अब लाभ उनको मिल गया, लेकिन अब परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या काला धन वापस लाने की बात हो या किसानों का मसला हो। इन्होंने ज़ोर शोर से कहा था कि जो किसानों को लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। 2 साल बीत गया, 4 बार हो गया इनका एमएसपी, और इन्होंने उसका पालन नहीं किया। जो बातें तो एक डिसइंचेंटमेंट है। और दूसरी तरफ मैं उसी को जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि एक लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन बुनियादी मुद्दों से एक कुछ नारे भावनाओं को भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं। कभी आपने देखा बात आ गई लव जिहाद की बात आई, तो कभी घर वापसी की बात आई। बिहार का जब चुनाव चल रहा था तो गौ मांस और इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। चुनाव के पोलिंग के एक दिन पहले गाय को खूब बढ़िया से माला वगैरह पहनाकर, टीका करके लोगों के बीच में घुमाते थे लोग, और ये कहते थे हम लोगों के बारे में कि हम लोग इसको काटेंगे, और हम अपने बारे में कहते थे वो लोग इसकी रक्षा करेंगे। इस तरह के झूठ के सहारे हमने असम के चुनाव में गाय नहीं देखी। हाँ, इसलिए कि फेल कर गया ना। अब कहाँ सुन रहे हैं आप लव जिहाद? घर वापसी भी बंद, अभी गौ मांस बंद, अब इसके बाद आजकल चला है देशभक्ति। भारत माता की जय। भारत माता की जय, जिसको हम कहते हैं BMKJ।
कह रहे हैं कि 207 फीट ऊंचा तिरंगा लहराएंगे। अरे भाई, तिरंगा लाने में तो कोई रोल नहीं है इनका। जी हाँ। तिरंगा का चयन किया हमारे राष्ट्र नायकों ने, उस समय तो ये कहीं नहीं थे। अब जिनका खुद का नया प्यार है वो दूसरों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को तिरंगा से प्यार नहीं। तो तरह तरह की बात करके देखिए, ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझको लगता है सफलता नहीं मिलेगी, इसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। तिरंगा जो एक तिरंगे की बात जो ज़्यादा आई वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आई कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत लेफ्टिस्ट लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, नक्सलाइट लोग हैं और वो देशभक्ति भूल गए हैं। तो उनको याद करने के लिए ऑर्डर दिया गया कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 207 फुट का झंडा लगे। इनका जो नज़रिया है, अब जो यूनिवर्सिटीज है, हमारे यंग जनरेशन का वहाँ पढ़ता है, वहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है। जी हाँ। हम लोग तो जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में तो यही सोचते थे कि अगर कोई क्रांतिकारी नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, वामपंथी नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, तो वो यूथ है ही नहीं। अब यूनिवर्सिटी में अगर कोई किसी विचार को मानता है, आपको इतनी परेशानी क्यों है? मतलब अपने विचार को ये इतना कमज़ोर मानते हैं कि तर्क की कसौटी पर वो खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए उसको ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। अरे भाई, तो आपके विचार में ताकत होगी तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। विचार में ताकत नहीं होगी तो थोपने से आपका विचार प्रचलित नहीं होगा। और ये भ्रम है कि इनको वैचारिक जीत मिली थी। दरअसल 2014 में उस समय की यूपीए सरकार से जो नाराज़गी थी उसका लाभ इनको मिला। और जो इन्होंने वायदे किए और लोगों को ऐसा लगा कि साहब ये कुछ करेंगे और आप कर नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ समाज को बांटना चाहते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इसलिए हमारी ये दृढ़ राय है कि आज की तारीख में इनके खिलाफ मजबूत और ब्रॉडर व्यापक गोलबंदी होनी चाहिए। आज माहौल बनता चला जा रहा है कि अगर गैर संघवाद नहीं होगा, भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी नहीं होगी, तो फिर ये जो जहरीला विचार है, जहर का असर जल्दी होता है, इनका विचार जहरीला है, तो समाज में जहर का असर हो सकता है फैले। तो इसके पहले कि वो जहर फैले उसका उपाय पहले करना चाहिए और इसके लिए व्यापक गोलबंदी होनी चाहिए। You are using very strong language. You are calling their ideology as poisonous, and you are saying before this spreads in the country, everybody has to get together and counter it. Yes. And stop it. I am clear about my thought process, and I consider their ideology as poisonous. They are dividing society on communal lines and now on caste lines also. अब सिर्फ संप्रदाय के आधार पर, थोड़ी जात के आधार पर भी कर रहे हैं। किनको जगह मिली इनके राज में, लेकिन आज किस प्रकार से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं खुलेआम। कहाँ तो आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, और दूसरी तरफ आप वोट लेने के लिए लोगों को टुकड़ों में बांटते हैं। But sir, you object when Mr. Modi uses similar language. किसी को बोला डीएनए खराब है, लेकिन आप भी जो बोल रहे हैं, जैसे सोनिया जी ने कहा कि मौत का सौदागर, या अभी मोदी जी ने कह दिया कि ये भगवान का संदेश है जो पुल टूटा है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं पॉइजन की, ये जहर है, जहरीली आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। हम जहर इस मायने में कह रहे हैं कि ये समाज को बांटता है संप्रदाय के आधार पर, और इन दिनों अब जात के आधार पर भी लोगों को लड़ाना शुरू कर दी। लेकिन बिहार में वाई डिड द काउ एंड पाकिस्तान नॉट वर्क? कि बिहार में अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे। तो उसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि पाकिस्तान में तो नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पटाखे छूटेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में छूटे। पर ये क्या गलती कर गए? गलती ये कर गए कि 2014 की जीत को इन्होंने अपनी जीत मान ली और ये सोच लिया कि अब पूरे देश पर उनका कब्जा होगा और उन्हीं की बात चलेगी। कई फैक्टर थे जिसके कारण उनको जीत मिली, समझे एक नहीं निगेटिविटी। हाँ, तो वो समझ गए
कि अब उनकी वैचारिक जीत भी हो गई। इस नाते उनके मन में एक भ्रम पैदा क्योंकि हुआ। वैचारिक एजेंडा पर तो चुनाव लड़ा नहीं था। जो एक उस समय की परिस्थिति थी उसके निगेटिव, और दूसरा इन्होंने लोगों के एस्पिरेशन को भांपते हुए कुछ ऐसे प्रोग्राम लोगों के सामने रखे कि लोगों को वो भा गया। दोनों बातें हो गई। और तीसरा, जो इनके लोग थे वह भी जमीन के स्तर पर काफ़ी सक्रिय थे। जी, उनका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क तो है ही, काम तो बहुत संघ किया का। उन्होंने। संघ का तो अपना है, तो ये सब किया, लेकिन ये कोई इनकी वैचारिक जीत नहीं थी। जी हाँ। एक गलती तो उनकी वो थी। दूसरी बात थी, बिहार के बारे में जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे उसका सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। अब वो बिजली की बात उठा रहे थे। लोग देख रहे हैं कि बिजली यहाँ स्थिति बहुत सुधर गई है, सड़क की स्थिति सुधर गई है। वो जंगल राज का डर दिखा रहे थे। लोग देख रहे थे कि भाई यहाँ पर कानून का राज है, विकास का काम बहुत हुआ। इन सब चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हुए अटैक करते थे, तो इन बातों का असर नहीं हुआ। अब देखिए, अब पूछ देते थे मोदी जी बिजली आई, लोग चुप रहते थे, रिस्पॉन्स नहीं देते थे। सबके तो- सामने झूठ कैसे बोले? हाँ, तो कहने का मेरा मतलब यही है कि उन्होंने भूल की, और ये भूल नहीं, ये जो उनको जीत मिली थी उसके चलते वो भ्रम के शिकार हो गए। उनको लगा कि अब जो कहेंगे उसी को लोग मानेंगे। लेकिन भाई, बिहार जैसे राज्य में जब काम हुआ है और काम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उनका वो रास्ता ठीक नहीं था। जी हाँ। और दूसरी बात, वो खुद ही भिड़ गए। भाई, तो लोगों को भी लगा कि इनको तो प्रधानमंत्री जी के लिए वोट दिया है। जी हाँ। हमने भी कहा कि भाई अब देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी कहा है? प्रधानमंत्री है, यहाँ कहा कोई सरकार बने, अपने पार्टी के हक में प्रचार करना ठीक है, लेकिन यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनेगा, आपको उसको तो सहयोग करना पड़ेगा। अगर वाकई देश का विकास चाहते हैं तो केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। इसलिए जब वो पहली बार आए, मैंने उनको आदरपूर्वक कहा कि बहुत खुशी की बात है आप आए, और आप आते रहें, और जो लोगों का विकास है वो केंद्र और राज्य के सहयोग से ही संभव है। लेकिन इसमें आपकी और नरेंद्र मोदी जी की कुछ पर्सनल टेंशन नहीं थी? अब शुरू नहीं, से हमारा जब कोई- वो मुख्यमंत्री भी थे। हमारा तो कुछ नहीं है। सच पूछिए, मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, मेरा कोई उनके प्रति उनको बुलाया, व्यक्तिगत खाना विरोध खिलाए नहीं। बिना वापस अरे भेज दिया। वो एक अलग कहानी है। इसमें भी अब छोड़ दीजिए, क्यों कंट्रोवर्सी में 2010 की बात है। फिर भी अगर क्या मैंने हुआ? कोई गलती की थी तो फिर 2010 में उसके बाद सरकार में ही नहीं रहे, बल्कि साथ चुनाव लड़े, जी हाँ। मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़े। वो कहीं ना कहीं उनको मालूम है बहुत अच्छे ढंग से। बीजेपी लेकिन अब किया जाए, कभी कभी जब आदमी अलग होता है तो पुरानी सारी बातों को जी हाँ, भूल जी। देता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई देखिए, कुछ विचार में ही दोष है, इसलिए हम व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से लोग जो मिलते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। खैर, मेरी तरफ से जी हाँ। हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं वो भी रहता। आपको ठीक से मिलते हैं? अब भाई, आप ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई बुरे ढंग से मिल रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। अच्छे ही ढंग से मिलते हैं। लेकिन पता नहीं विचार में क्या है कि अनावश्यक इन बातों की चर्चा करते हैं। नीतीश जी, आपने कहा कि अब कास्ट से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी का तो ये भी कहना है कि पहली बार हमने चुना हुआ बैकवर्ड कास्ट का प्राइम मिनिस्टर दिया है, तो आप हमें कास्टिस्ट कैसे कह सकते हैं? देखिए, देश का प्राइम मिनिस्टर न बैकवर्ड होता है, न दलित होता है, न फॉरवर्ड होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। प्राइम मिनिस्टर है। कम से कम प्लीज़, भगवान के लिए प्रधानमंत्री को तो किसी जात में मत बांधिए। और यही बीजेपी ने कहा, और यही कारण है उनके ऊपर मेरा आक्षेप है कि आप प्रधानमंत्री को जात की परिधि कास्ट में इस्तेमाल बांधते कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के हों, किसी भी जात में जन्मे हों, किसी भी धर्म को मानते हों, प्रधानमंत्री। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को हर सूरत हाल में बनाए रखना चाहिए। इतना बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, वह एक पद है प्रधानमंत्री का। वह पद न सिर्फ एग्जीक्यूटिव पद है,
बल्कि वह सिंबॉलिज्म भी है, वह प्रतीक भी है, वह देश का नेता होता है। So, sir, tell me, where does the casteist impulse, if it's there in the BJP, come from? देखिए, अब उनको सत्ता का मोह या कहिए सत्ता की भूख उनमें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उनके लिए कुछ भी नहीं। अब एक गांधी जी ने कहा कि भाई अच्छे उद्देश्य के लिए रास्ता भी ठीक होना चाहिए, मीन्स भी सही होना चाहिए, लेकिन इनकी तो मान्यता नहीं है। ये तो कहते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स। आजकल लेकिन फैशन अंबेडकर का है, गांधी जी का नहीं है। अंबेडकर जी के प्रति तो सबका सम्मान है और उनकी जो भूमिका है इस देश में वो कभी भुलाई नहीं जा सकती है, और यही कारण है कि उनके जीवन काल में जितने लोग अंबेडकर को मानते थे, उनके नहीं रहने के बाद उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर उनके मानने वाले लाखों में थे तो अब करोड़ों में है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई अच्छे उद्देश्य के लिए साधन भी, साध्य अच्छा हो, साधन भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन बीजेपी का उस संघ का तो लगता है इस पर विश्वास नहीं है। वो मानते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। तो प्राप्त करना है कुर्सी तो उसके लिए चाहे जो करना पड़े करो, चाहे समाज में जितना विवाद करना हो, पैदा करना हो, करो। और आप जो बात कह रहे हैं वो वही नारे पे आ रहे हैं, संघवाद से आज़ादी, जो आपका लड़का है बेगूसराय का कन्हैया, उसने कहा। नहीं, नारा बहुत अच्छा लगा रहा था। अच्छा, हमने देखा है, बहुत अच्छा नारा, बोल भी अच्छा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा था जिसको देशद्रोह से जोड़ा जाए। तो आपको टैलेंट नजर आया कि अपनी पार्टी में ले आए बिल्कुल उसको? टैलेंट नहीं, पार्टी में ले आने की बात है, वो अपने विचारधारा पर रहे, अपने विचार को माने, अडिग रहे, आगे बढ़े, देश में राजनीतिक चेतना लाने में कामयाब हो, युवाओं को संगठित करे, छात्रों को संगठित करे। मेरा तो उसको कन्हैया जी को यही परामर्श होगा कि पूरे जगह घूम करके यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों को गोलबंद करना चाहिए, स्टूडेंट को। अगर एक बार स्टूडेंट मूवमेंट जैसा कोई रूप धारण करता क्योंकि है, आप सब स्टूडेंट लीडर थे, आप भी, लालू जी भी, मुलायम सिंह, आप सब लोग उसी। हम लोगों के पृष्ठभूमि है, इसलिए अगर कोई छात्र नेता हमको उस तरह का दिखाई पड़ता है। ज्यादा इंटरवीन क्यों नहीं किया जब उसको? नहीं, हमने तो बिल्कुल एक क्षण नहीं छोड़ा। हम तो निरंतर और बहुत ही वोकल होकर बोलते उसके रहे। साथ ज्यादती तो हुई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जो भी जाति। उसके व्यूज हों। और देखिए ना कि किस प्रकार से कोर्ट परिसर में भी हमला किया गया। आज वो कहीं जा रहे हैं तो क्यों इस प्रकार से, यार भय पैदा हो गया। इसका मतलब बीजेपी और इनके आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों के मन में कहीं ना कहीं तो डर पैदा हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है। एक यूथ से अगर डरने लगे तो भाई समझ में आ गया कि उनमें दम नहीं है उतना ज़्यादा। नहीं, लेकिन ये आप देखें कि उसको कश्मीर के साथ जोड़ा गया। हालांकि ये मैं कहूँगा कि कन्हैया की भी सब बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। उसने जो एक बार कह दिया कि इंडियन आर्मी रेप करती है कश्मीर में, कोई इंसिडेंट कभी हुआ होगा, पर हम नहीं मानते कि ये जनरलाइज्ड एलिगेशन करेक्ट है। हम कन्हैया की हर बात को आप भी नहीं और उनके हर भाषण को न हमने सुना है, न हम उससे कोई इत्तेफाक रख सकते हैं बहुत सारी बातों। लेकिन जिस भाषण पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, वो संजोग से किसी ने मुझको भेजा, उसको हमने कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। और इतनी तो लोकतांत्रिक आज़ादी है किसी को भी